अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और हम चलते हैं आज की न्यूज़ की तरफ। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में वैसे तो कहने के लिए टर्म्स जो हैं वो कोई ख़ास अच्छे नहीं हैं, लेकिन जब से डॉक्टर जयशंकर होकर गए हैं, जी हाँ, जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, जब से वो पाकिस्तान एससीओ मीटिंग में शिरकत के बाद गए हैं, तब से थोड़ा-सा लोगों को ये लग रहा है कि शायद बर्फ पिघलती हुई लग रही है। ख़ैर बर्फ इस वक़्त जमने की बारी आ रही है, इसलिए कि सर्दियाँ आ गई हैं, लेकिन ये मैं आपको दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस के बारे में कह रही हूँ कि बर्फ पिघलती हुई लग रही है। कभी आप लोग मेरे पीछे पड़ जाएँ कि जी ठंड में कौन-सी बर्फ आपको पिघलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन ख़ैर बात ये की जा रही है कि दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो आपस में बात करने के लिए थोड़ी-थोड़ी तैयार दिखाई देती हैं। साथ-साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी क्लाइमेट डिप्लोमेसी, जी हाँ, क्लाइमेट डिप्लोमेसी को लेकर भी बात की जा रही है। जैसे कि आप पहले से जानते हैं कि कई बार क्रिकेट डिप्लोमेसी और कभी कोई डिप्लोमेसी की बात की जाती है, और अब कहा जा रहा है कि जी क्लाइमेट डिप्लोमेसी जो है उसके ऊपर बात की जा रही है कि शायद उसको लेकर जो है वो पाकिस्तान और भारत के बीच में बातचीत शुरू हो जाए और कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ हमें बात करती हुई दिखाई दें। लेकिन अगर हम ये भी देखें कि पहले किस तरह के हालात रहे हैं, और जब जब हिंदुस्तान पाकिस्तान ने आपस में बातचीत करने की कोशिश की, तो कई तरफ से हमें ऐसे इस किस्म की बातें देखने को मिली या इस किस्म के इंसिडेंट्स देखने को मिले, जिसकी वजह से हुआ यही कि हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं कर सके या अपने टर्म्स को बेहतर नहीं बना पाए। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोग जो हैं हमें कहीं न कहीं साथ में जुड़े दिखाई दिए हैं, चाहे वो म्यूज़िक इंडस्ट्री हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे फ़िल्म इंडस्ट्री हो। एक बार फिर पाकिस्तान के आर्टिस्ट और फ़िल्म एक्टर, टीवी एक्टर फवाद खान साहब के बारे में कहा जा रहा है कि फवाद खान जो हैं वो एक बार फिर आपको इंडियन फ़िल्म में दिखाई देंगे। कहा ये जा रहा है कि जी फवाद खान ने एक बार फिर जो है वो इंडियन फ़िल्म साइन की है, और उसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि जी काफ़ी अरसे के बाद तकरीबन 5 साल के बाद फवाद खान आपको इस मूवी में दिखाई देंगे, और ये वानी कपूर जो फ़िल्म एक्ट्रेस हैं वानी कपूर, उनके साथ जो है उसका नाम है अबीर गुलाल, पता नहीं अबीर गुलाल करके कुछ नाम है। अबीर गुलाल का पता नहीं, मुझे मतलब नहीं आता कि क्या होता है, लेकिन बहरहाल एनीवे अबील गुलाल के नाम से ये फ़िल्म है, और कहा ये जा रहा है कि तकरीबन 5 साल के बाद या 7 साल के बाद जो है फवाद खान जो है वो आपको किसी इंडियन मूवी में दिखाई देंगे। हो सकता है ड्यूरेशन में थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ हो रही हूँ, 5 या 7 साल बताया जा रहा है, लेकिन हो सकता है ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जिसके बाद फवाद खान आपको इस फ़िल्म में दिखेंगे वानी कपूर के साथ। लेकिन साथ-साथ फवाद खान की ही फ़िल्म मौला जट, जी हाँ, पाकिस्तानी फ़िल्म मौला जट, जिसके बारे में कहा गया था कि जी इंडिया में इस फ़िल्म को रिलीज़ किया जाएगा और इस फ़िल्म को हिंदुस्तानी जो हैं वो भी देख पाएँगे। लेकिन उसके बाद जो है इसकी जो रिलीज़ थी, इस फ़िल्म की जो रिलीज़ थी, इस फ़िल्म को जो नुमाइश किया जा रहा था, उसकी परमिशन वापस ले ली गई और ये फ़िल्म जो है वो इंडियन सिनेमा में नहीं लग सकी। अब एक तरफ टेंशन चल रही है हिंदुस्तान पाकिस्तान की कि बातचीत होनी चाहिए, बातचीत नहीं होनी चाहिए, फ़िल्म्स लगनी चाहिए, म्यूज़िक कंसर्ट्स होने चाहिए, आर्टिस्ट यहाँ और वहाँ जाने चाहिए। साथ-साथ क्रिकेट के ऊपर भी बहस चल रही है कि क्रिकेट के जो डिफरेंट इवेंट्स होते रहते हैं, वो पाकिस्तान में भी जब उनकी बारी आए तो क्या पाकिस्तान आने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम तैयार होगी, उसको परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? इस किस्म की कई चीज़ें हैं जो हिंदुस्तान-पाकिस्तान के दरमियान चल रही हैं। लेकिन हम साथ-साथ ये भी देखते हैं कि टेंशन्स जो हैं वो एक तरफ कम होती हैं तो किसी तरफ बढ़ती हुई भी दिखाई देती है। लेकिन ये कहाँ तक लेके जाएगी ये चीज़, ये बहरहाल इसका हमें इंतज़ार रहेगा। दूसरी तरफ भारत को हम देखते हैं कि भारत जो है वो कनाडा की तरफ से भी काफ़ी परेशान है। कनाडा के लिए अगर हम बात करें तो जैसा आपको पहले मैंने बताया है और आपने खुद भी देखा होगा कि जो मंदिर था कनाडा में उसको भी अटैक किया गया, जो हिंदू कम्युनिटी है उसको भी अटैक किया जा रहा है, और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एक तरह से खालिस्तान सपोर्टर्स को सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। इसको लेकर भी भारत जो है वो डेफिनेटली बहुत परेशान है, और वहाँ की गवर्नमेंट को और लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की तरफ देखा जाए तो इस वक़्त पाकिस्तान के साथ टेंशन का वो लेवल नहीं है जो पहले हुआ करता था। काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती दिखाई दे रही हैं, और डॉक्टर जयशंकर का जो विज़िट था उसके बाद तो चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट तरीके से तब्दीली आई है, जो कि एक
पॉजिटिव साइन है और आई विश के ये चीज़ दोनों मुल्कों के लोगों के लिए अच्छी ही साबित हो जाए। हम पाकिस्तान की बात करेंगे तो बात करेंगे हम नवाज शरीफ साहब की। जी हाँ, नवाज शरीफ साहब जो कि हमारे 3 बार के प्राइम मिनिस्टर रह चुके। आप लोग सब नवाज शरीफ साहब को जानते ही हैं और आपको साथ-साथ ये भी मालूम ही होगा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक एयरलाइन लेने की बात कर रहे हैं, यानी कि पीआईए लेने की बात कर रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जी पीआईए का नाम बदल कर पंजाब एयर रख दिया जाएगा। जी हाँ, नवाज शरीफ साहब का ये कहना कि अब पीआईए का नाम जो है पंजाब एयर रख दिया जाएगा, ये सुनकर कई लोग जो हैं वो हैरान परेशान हैं और लोग ये भी कह रहे हैं कि अच्छा इनके पास इतना पैसा है कि ये एयरलाइन खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लोग इस बात से अनजान है या इस बात को जानना नहीं चाहते या इस बात के बारे में बात नहीं कर रहे कि अगर नवाज शरीफ साहब ने या मरियम नवाज ने जो उनकी बेटी है या किसी भी और पाकिस्तानी ने या किसी भी दुनिया के किसी भी ने अगर पीआईए को ले लिया, यानी कि पीआईए को खरीद लिया, पीआईए को जो प्राइवेटाइज करने की कोशिश की जा रही है वो काम कामयाब हो गया, तो अगर उन्होंने पीआईए का नाम बदल दिया गया तो पीआईए का नाम पीआईए ही रहा और सिर्फ उसका ओनर का नाम चेंज हुआ और एयरलाइन अपनी जगह पर रही, तब तो और बात है। लेकिन अगर ओनर के साथ साथ पीआईए का नाम चेंज किया गया, उसकी हर चीज को बदल दिया गया, तो डेफिनेटली ये बात की जा रही है कि उसके साथ साथ जो एक रूट की परमिट दिया जाता है किसी भी एयरलाइन को कि जी आप लंदन भी जा सकते हैं, आप दुबई भी जा सकते हैं या किसी भी दूसरी कंट्री में, वो सारे के सारे जो पीआईए के पास इस वक्त मौजूद हैं वो सारे रूट्स जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे और जो भी नई एयरलाइन होगी या नए नाम के साथ जो एयरलाइन लॉन्च की जाएगी उसको ये तमाम के तमाम रूट्स जो हैं या वो लाइसेंस कह लीजिए जो दिए जाते हैं किसी भी एयरलाइन को कि वो कौन सी कंट्रीज में जा सकती है, वो तमाम लाइसेंस नए सिरे से खरीदने होंगे, नए सिरे से लेने होंगे। अब उसके लिए बहुत टाइम इंतजार भी करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। लेकिन अब ये सारी बातें हमारे पॉलिटिशियंस को कौन समझा, इसलिए कि वो तो कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। नवाज शरीफ साहब के साथ साथ केपीके के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब का भी कहना यह है कि वो भी पीआईए खरीदने में इंटरेस्टेड है। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत खुशी की बात है। अगर हमारे अपनी ही कंट्री के अंदर से अली अमीन गंडापुर और साथ साथ नवाज शरीफ और इस किस्म के लोग उठकर एयरलाइन को खरीदने की बात कर रहे हैं जो कि 85 बिलियन रुपीस में बेची जा रही है या प्राइवेटाइज करने की जिसकी बात की जा रही है, अगर इनके पास इतना पैसा है तो डेफिनेटली वो दो लोगों को पाकिस्तान में जो रहते हैं उनके लिए भी कुछ काम कर सकते होंगे और उन लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ रिलीफ पैकेज जो है वो देने के काबिल होंगे। तो नवाज शरीफ साहब कब आप ऐलान कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान के ऊपर कर्जा है उस कर्जे की कुछ परसेंटेज आप अपनी जेब से अदा करेंगे बजाय एयरलाइन खरीदने के? अगर वो पैसा आप पाकिस्तान का कर्जा उतारने में दे देंगे तो शायद पाकिस्तान या पाकिस्तान में रहने वालों का भला होगा। अली अमीन गंडापुर साहब जो कि कहा ये जा रहा है कि वो भी इंटरेस्टेड है पीआईए को लेने में, तो जी पीआईए खरीदने के बजाय अगर आप अपना वो हेलीकॉप्टर जो रशिया वाले जिसकी मरम्मत करके या रिपेयर करके बैठे अब आंसू बहा रहे हैं कि जी हमने ये रिपेयर कर दिया है, अपना हेलीकॉप्टर ले जाओ, हमारी पेमेंट दे जाओ, अगर आप उनके पास चले जाएं और जाकर उनसे कहें कि जी ये पेमेंट आप ले लीजिए, हमारा हेलीकॉप्टर दे दीजिए, तो शायद वो काम ज्यादा बेहतर होगा। और अगर आपके पास भी इतना पैसा है कि जिससे कि आप पीआईए खरीद सकते हैं तो फिर आप भी नवाज शरीफ साहब की तरह और आसिफ अली जरदारी साहब को भी मैं यही कहूंगी, यही एडवाइस होगी कि सर आपके पास जितना भी वेल्थ है, जितना भी पैसा आपने बनाया है और जितना चाहे कमाया हो या बनाया हो, आप अच्छे से जानते हैं कि आपने क्या किया है। उस पैसे में से अगर 50% आप पाकिस्तान के खजाने में जमा करवा दें और कह दें कि जी पाकिस्तान का जो कर्जा चढ़ा हुआ है सारी दुनिया का, पाकिस्तान के ऊपर जो लोन है वो आप उसके लिए अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो शायद लोग बिलीव कर लें कि आपको पाकिस्तान से कोई लगाव, कोई हमदर्दी या कोई मोहब्बत है। अदरवाइज तो यही है कि आप लोग लूटो ते फूटो पार्टी हैं कि आप लोग आते हैं पाकिस्तान को लूटते हैं, कोई प्रेसिडेंट बन जाता है, कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, कोई चीफ मिनिस्टर बन जाता है और उसके बाद एक ऐसी कंट्री जिसका पहले ही बुरा हाल है उसको मजीद खाकर मजीद लूट लाट कर आप लोग निकल जाते हैं। और डेफिनेटली इसमें उन लोगों का भी हाथ है जो आपको लाते हैं, जो आपको इन सीट्स पे बिठाते हैं, जो आपको लाकर और कहते हैं कि यहाँ पे आज से तुम प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो और
कंट्री का जो हाल करना है करो, और उसमें यकीनन कहीं ना कहीं पाकिस्तान की एजेंसीज का, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का हाथ है, और उन लोगों का भी हाथ है जिसको हम डीप स्टेट कहते हैं। और डीप स्टेट जो है वो लोग नहीं होते, मैं ये भी बताती चलूँ, आप में से बहुत से लोगों को मुझे मालूम है कि पहले भी पता होगा, लेकिन डीप स्टेट वो नहीं होती जो चेहरे हमें दिखाई दे रहे होते हैं, चाहे वो हमारी मिलिट्री के हों, चाहे हमारी एस्टैब्लिशमेंट के हों, चाहे जजेस के हों, चाहे वो हमारी एजेंसीज के हों, चाहे पॉलिटिशियंस के हों, चाहे हमारे मीडिया का हो, या कोई भी दूसरा चेहरा जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है, जिनके नाम आपको पता होते हैं, जिनको आप पहचानते हैं, ये लोग डीप स्टेट के नहीं होते। डीप स्टेट में जो लोग फैसले कर रहे होते हैं, उनकी शक्लें किसी ने देखी नहीं होती, और ये सिर्फ पाकिस्तान की ही बात नहीं है, दुनिया में जिस कंट्री की भी डीप स्टेट है उसके लोगों को कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ, फैसले वो करते हैं, उनके हाथ में सारी पावर होती है, और वही डिसाइड करते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। बात हम करेंगे चाइना की। चाइना की बात करें तो जी, चाइना जी, तो बात हम करेंगे इस वक़्त चाइना की, और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि पाकिस्तान की जो दोस्ती है चाइना के साथ, वो शहद से मीठी और पहाड़ों से ऊँची, दरियाओं से गहरी, और न जाने कौन-कौन सी है। जो चूना हम चाइना को लगाते हैं, शायद वो चूना अभी तक हमने किसी और को लगाया नहीं है, या कोई अभी तक हमारी बातों में आया नहीं है। मगर ये ज़रूर है कि चाइना इस वक़्त पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा अपसेट है। पाकिस्तान के साथ चाइना के ताल्लुकात जो हैं वो पहले जैसे नहीं रहे हैं। कई बार इस बात को हमने जिक्र किया है, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है वो जी साफ इनकार करती है। उनका कहना ये है कि नहीं जी, चाइना के साथ पाकिस्तान के बहुत अच्छे टर्म्स है, जबकि दूसरी तरफ चाइना पाकिस्तान से काफी नाराज है। उसका ये कहना है कि जिस तरह से चाइनीज वर्कर्स के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, वो मजीद इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन जाहिर है कि वो कर भी क्या सकता है। चाइना की जितनी इन्वेस्टमेंट इस वक्त पाकिस्तान में लग चुकी है, चाहे उसके लिए सी पैक तैयार हो या ना हो, जो कि हमारे यहाँ मेजोरिटी लोगों का ये ख्याल है पाकिस्तान में कि ये सी पैक प्रोजेक्ट कभी भी तैयार होता हुआ और कंप्लीट होता हुआ दिखाई नहीं देता। जी हाँ, मैंने यही कहा कि सी पैक का प्रोजेक्ट या सीपीईसी जो है वो कभी भी जो है वो पाकिस्तान का ये प्रोजेक्ट चाइना के साथ जो मिलकर किया जा रहा है वो कहीं भी कंप्लीट होता हुआ दिखाई नहीं देता। उसके बजाय चाबहार पोर्ट, जिसमें भारत, अफगानिस्तान और ईरान शामिल है, वो शायद आगे बढ़ जाए, और हो सकता है कि चाइना भी किसी तरीके से उसका हिस्सा बन जाए। लेकिन सीपीईसी जो है वो बनता हुआ दिखाई नहीं देता, और उसमें डेफिनेटली पाकिस्तान की अपनी ही गलती है। जिस तरह से जहाँ पर चाइनीज वर्कर्स पे अटैक किए जा रहे हैं, इंजीनियर्स पे अटैक किए जा रहे हैं, करप्शन जो है वो उस लेवल पे जा चुकी है जहां से के वापसी की कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती। आसिम सलीम बाजवा, जिनको के चेयरमैन लगाया गया था सीपीसी का, वो अपना पैसा खा पी के अपनी पिज्जा फ्रेंचाइज बनाकर 9-2-11 हो चुके हैं। उनको क्लीन चिट देने वाले कोई और नहीं, इमरान खान साहब ही थे। इमरान खान का ही ये फैसला था कि जी अब क्लीन चिट दे दी जाए, और ऐसी कोई बात नहीं। वही इमरान खान है जो हर 2 दिन के बाद अपनी स्टेटमेंट बदल देते हैं। पहले उनका ये कहना था कि जी अमेरिका है जिसने उनकी गवर्नमेंट गिराई है, अमेरिका के खिलाफ उन्होंने नारे लगाए, अमेरिका के खिलाफ बहुत चीखे चिल्लाए, और फिर वही इमरान खान जो है उनका ये कहना है कि जी अमेरिका से कि जी मेरी हुकूमत बचाओ, मुझे जेल से बाहर निकालो। जी हाँ, ये हमेशा से होता आया है, और हमें भी कोई खास हैरत नहीं है कि इस वक्त जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, और जिस तरह से दो दो तरह के स्टेटमेंट्स हमेशा से गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या पॉलिटिशियंस देते रहे हैं, सेम वही चीज इस वक्त भी हो रही है। शहबाज शरीफ साहब जो आजकल प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उनका कहना ये है कि पाकिस्तान की फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो लोग हैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। जी हाँ, इनका ख्याल है कि पाकिस्तान में वाकई में कोई इन्वेस्टमेंट आने लगी है, और उसके बाद उस इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। तो शहबाज शरीफ साहब, जिस तरह से आपकी गवर्नमेंट काम कर रही है, जिस तरह से आपके लोग काम कर रहे हैं, आपके बड़े भाई, आपकी भतीजी, आपके समधी, आपके कजन, आपके जो पूरा खानदान जो आपने अपने पार्लियामेंट में जमा कर रखा है, आप लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, इस तरह से पाकिस्तान तरक्की कभी भी नहीं करेगा। जितना पैसा खर्च रहे हैं आप मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर अपने कमर्शियल्स चलाने का, अगर उसी पैसे को आप किसी ढंग की जगह पर इन्वेस्ट कर दें, कोई ढंग की यूनिवर्सिटी बना दें, स्कूल बना दें, कॉलेज बना दें, लाइब्रेरी बना दें, और शर्त रख दें लोगों के ऊपर कि जी आपको लाइब्रेरी में बुक्स पढ़नी ही पड़ेंगी, तभी आपको जो है वो कोई काम मिलेगा या आपको कुछ फायदा होगा, तब शायद पाकिस्तान की किस्मत बदले।
बिल्कुल अपने पूरे खानदान को पार्लियामेंट में बिठा देने से पाकिस्तान की किस्मत नहीं बदलने वाली। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वो वाकई में इन्वेस्ट कर भी देंगे, उसके बाद उन्हें फायदा भी हो जाएगा और पाकिस्तान जो है वो एकदम से न्यूयॉर्क या दुबई बनने वाला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। पर कतर की तरफ से भी जी हाँ कहा यह गया है, अता तारड़ साहब जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब की आजकल की पार्लियामेंट में, उनका कहना यह है कि जी कतरी डेलीगेशन जो है बहुत जल्द पाकिस्तान आने वाला है और उनकी तरफ से भी $3 बिलियन यानी $3 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट करने की बात की जा रही है। क्या वाकई में कतर के डेलीगेशन जो है वो $3 बिलियन इन्वेस्ट करने आ रहा है? बहरहाल तारड़ साहब का कहना यही है, लेकिन इससे पहले सऊदी डेलीगेशन आया था, उससे पहले भी सऊदी डेलीगेशन आया था, उसके बाद कहा गया कि 2.2 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट किए जाएंगे, फिर 2.8 बिलियन हो गए। उससे पहले जो तकरीबन 30 के करीब सऊदीज आए थे, उनके लिए कहा गया था कि जी ये तकरीबन $30 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट करेंगे। वो 30 बिलियन तो न जाने कहाँ गए, लेकिन अब ये 2.2 और 2.8 बिलियन के लिए 130 लोगों को लेकर जो सऊदी डेलीगेशन आया था और उसके बाद यहाँ पे घूम घाम के गया है, उसके बारे में ये बात की जा रही है। और अब ये कहा जा रहा है कि जी अब कतर से जो है कतरी डेलीगेशन आएगा। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि सारे के सारे गल्फ कंट्री वाले आखिर पाकिस्तान में आके चक्कर लगाने में अचानक से क्यों इंटरेस्टेड हो गए और क्या सोच कर वो बार बार पाकिस्तान आ रहे हैं। पैसा तो कोई नहीं निकाल रहा। हाँ, कह देते हैं कि कोई कहता है 2 बिलियन, कोई कहता है 2.2 बिलियन, कोई कहता है 3 बिलियन, कोई कहता है 2.8 बिलियन। एमओयू साइन होते हैं और उसके बाद पिक्चर्स बनती हैं, मीडिया में दिखाया जाता है, दावे किए जाते हैं और कहा जाता है कि जी बहुत जल्द पाकिस्तान की किस्मत बदलने वाली है। पाकिस्तान के आम पब्लिक की किस्मत तो नहीं बदलती। हाँ, ये जरूर है कि हो सकता है कि हमारे कुछ पॉलिटिशियंस की, हमारे कुछ रिटायर्ड या हाजिर सर्विस भाई लोग की किस्मत शायद बदल जाती हो, लेकिन या पहले से भी और ज्यादा चमकने लगती हो, लेकिन आम पब्लिक का हाल वही है। मीडिया इनकी मर्जी की बात कर रहा है। कभी कहते हैं कि जी महंगाई जो है वो कंट्रोल में आ गई है, कभी कहते हैं जी महंगाई की शरह जो है परसेंटेज जो है वो सिंगल डिजिट पे चली गई है, कभी कहते हैं लोग खुशहाल हो रहे हैं, कभी कहते हैं महंगाई रुक गई है, और कभी कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज जो है वो जी बुलंद तरीन मुकाम पे चली गई है। जी हाँ, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बहुत ज्यादा उसमें फायदा हो रहा है, उसमें प्रॉफिट हो रहा है। और कभी कहते हैं कि जी महंगाई जो है वो आगे नहीं बढ़ रही और पिछले 5 से 10 साल के मुकाबले में आज इस वक्त महंगाई सबसे कम है। पता नहीं ये लोग कौन सा नशा करते हैं, जो भी करते हैं मुझे लगता है सस्ता नशा कर रहे हैं जो कि इनको बहुत आसानी से मिल रहा है, और इसी वजह से ये ऐसी बहकी बहकी बातें करते हैं। लेकिन साथ साथ या फिर ये समझ लीजिए कि कुछ भी आए बाएं शाएं कर रहे होते हैं, और ये करते हुए यानी कि आए बाएं शाएं करते हुए ये भी नहीं सोचते कि आज की पब्लिक जो है वो कोई 1960s की या 50 की या 70s की पब्लिक नहीं है, जिसके पास ना तो इंटरनेट था और ना ही इतनी अवेयरनेस थी कि वो अपने आप भी अपनी चीजों को चेक कर सके और जो दावे, जो वादे, जो बातें गवर्नमेंट करती है उसको पकड़ सके। लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट का काम होता है फेंकना, और हमारी गवर्नमेंट का काम तो बहुत ज्यादा फेंकना है। तो देखते हैं कि ये किस तरीके से जो है आगे बढ़ते हैं और किस तरीके से आगे की तरफ चलते हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त पब्लिक को एक झूठा दिलासा दिया जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक होने जा रहा है, बहुत इन्वेस्टमेंट आ रही है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि सिक्योरिटी सिचुएशन अब कैसी है। क्या वाकई में अब चाइनीज वर्कर्स के ऊपर अटैक होना बंद हो जाएंगे? चाइना तो कम से कम इस बात को नहीं मान रहा, इस बात को मानने को तैयार नहीं है। काफी जाने उन्होंने अपने लोगों की दे दी, लेकिन उसके बाद अब कहीं जाकर उन्होंने बहरहाल फुल स्टॉप लगा दिया है। अब उनका यही कहना है कि वो इस चीज को मजीद एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या बाकी लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं, अच्छा कतर, कुवैत, सऊदी अरब और गल्फ कंट्रीज के जो लोग यहाँ पर आते हैं, उनका कम से कम सिर्फ पैसा ही फंसा होगा। इसलिए कि आपको मालूम है अगर इनके वो पैसा लगाते हैं तो उनका सिर्फ पैसा ही यहाँ पे फंसेगा, कम से कम उनके वर्कर्स, उनके सिटीजन नहीं मारे जाएंगे, क्योंकि उनके सिटीजन कोई काम करते ही नहीं है। उनके अपने खुद के काम के लिए भी वो यूरोप या इंडिया से या कह लीजिए किसी और कंट्री के लोगों को बुलाते हैं और कहते हैं कि जी हमारी ये चीज जो है वो मैनेज करके दे दो या ये काम करके दे दो। किसी अरब कंट्री या गल्फ कंट्री के लोगों को तो मैंने नहीं देखा कि वो कहीं बिल्डिंग बना रहे हो या सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हो या कोई और काम कर रहे हो। तो इसलिए जो गल्फ कंट्रीज के लोग हैं कम से कम उनकी जाने तो बिल्कुल महफूज है। वहां से हमने नहीं सुना कि कोई सऊदी इंजीनियर आ गया है, कोई कतरी इंजीनियर आ गया है, कोई कुवैत से कोई इंजीनियर आ गया है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा सिर्फ चाइना के साथ होता है, अमेरिका के साथ
साथ होता है, यूरोपियन कंट्रीज या फिर भारत और इस किस्म की कंट्रीज के साथ होता है कि उनके वर्कर्स भी काम करने जाते हैं, लेकिन सऊदी सिर्फ अपना पैसा देते हैं, उससे आगे कुछ नहीं। मगर फिर भी उनको उनका पैसा भी बहुत प्यारा होता है। हम किसी दूसरी ऐसी कंट्री को जो नॉन मुस्लिम हो उसको तो चूना लगा लेते हैं कि जी कभी पैसा दे दिया और कभी नहीं दे दिया। वैसे चाइना इस बात के लिए भी पाकिस्तान से नाराज है कि उसने पाकिस्तान को जो पैसा दिया था और पाकिस्तान ने वादे किए थे कि हम जी ये टाइम पर वापस कर देंगे, वो पैसा भी पाकिस्तान वापस करने में नाकाम रहा है और बार बार उसको आगे रीशेड्यूल कराने के लिए चाइना के ऊपर प्रेशर डालता रहता है या कोई ना कोई रिक्वेस्ट करता रहता है, कोई ना कोई उसका भी हाथ जोड़ के, कभी पाँव पकड़ के और कभी गला पकड़ के। जाहिर है हाथ पाँव तो हम ऐसे ही जोड़ लेते हैं, गला पकड़ने से मतलब दो चार उनके बंदे जो है वो यहाँ पे हमने फड़का दिए तो फिर उनसे कह लिया अब मांग लो पैसे। तो खैर अगर और पैसा मांगा तो फिर आपको तो पता है हम क्या करेंगे। तो उसके बाद चाइना कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पाकिस्तान हमारी कंट्री है, पाकिस्तान हमारा भाई है, पाकिस्तान हम समंदर से गहरे और आसमानों से ऊपर और न जाने कौन कौन सी चीजें जो है वो हमारी दोस्ती के लिए फिर चाइना वाले भी गाने लगते हैं। तो जी चाइना का पैसा भी हमारे पास इस वक्त फंसा हुआ है, ना सिर्फ सीपीईसी का बल्कि उसके अलावा भी जो चाइना ने पाकिस्तान को कभी कोई पैसा दिया तो वो पैसा देने में भी रीशेड्यूल करवाने के लिए पाकिस्तान मुसलसल प्रेशराइज करता रहता है। उस वजह से भी, इस रीजन की वजह से भी चाइना नाराज है। अच्छा नाराज है, रहो नाराज, लेकिन उससे फर्क तो कोई पड़ने वाला नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा कि जैसे अमेरिका की भी मैंने बात की थी कि अमेरिकन पॉलिसी पाकिस्तान के लिए क्या होगी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उनके पास हमारे लिए कुछ नहीं है सिवाय पैसा देने के, और हमारी पॉलिसी वही है जो पिछले 75 साल से अमेरिका के साथ है कि लाओ पैसे कढो। तो हमने सिर्फ पैसा ही लेना है, तो हमारी पॉलिसी वही है। इसी तरीके से चाइना जितना इन्वेस्टमेंट कर चुका है, जिस तरीके से हमारे यहाँ पैसा फंसा चुका है, अब चाइना के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि वो हमें बर्दाश्त करे और हमें बर्दाश्त करता चला जाए। इसलिए कि ना तो वो अपना सीपीईसी उठा के अपने घर ले जा सकता है और ना ही पाकिस्तान की जमीन पे कब्जा कर सकता है, जो कि वो बाकी कंट्रीज के साथ करता है। आपको मालूम ही है हमारे यहाँ किस किस्म के लोग रहते हैं, सर तन से जुदा और इस किस्म के लोग। तो इसलिए चाइना तो बगैर किसी वजह के, अभी बगैर कुछ किए चाइना के वर्कर्स मारे जा रहे हैं। तो अगर जमीन पे कब्जा कर लिया तो बस फिर तो आप समझ जाइए कि रोज ही धमाल हुआ करेगा। इसलिए मुझे लगता है कि चाइना उसमें भी इंटरेस्टेड नहीं होगा, और होगा भाई कि अपना जो सीपीसी है उस पर जितना मैक्सिमम काम हम करवा सकेंगे चाइना से वो करवा लेंगे। उसके बाद चाइना वाले खुद ही जूते छोड़ के भाग जाएंगे और कहेंगे भाई तुम जानो, सीपैक जाने, हमें माफ करो, हमें घर जाने दो। तो फिर यही होने जा रहा है और मुझे फ्यूचर सीपीसी का यही लगता है। लेकिन बहरहाल हम आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी मजीद न्यूज लेकर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।